विशिष्ट आशुलिपिक निर्देशिका भाग थर्ड स्पीड 110 से 120 वर्ड पर मिनट। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड से। डिक्टेशन स्टार्ट। सभापति जी, जैसा कि मैंने कहा, अंग्रेज़ों ने इस देश में अंग्रेजी को प्रतिष्ठित किया और यहाँ के लोगों को मजबूर होकर सरकारी नौकरियों को प्राप्त करने के लिए, अपनी रोजी कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए अंग्रेजी पढ़नी पड़ी और धीरे धीरे हिंदुस्तानी अंग्रेजी भाषा पढ़ने को मजबूर होने लगे। मैं अपनी सरकार को बतलाना चाहता हूँ कि दरअसल दक्षिण के लोग हिंदी विरोधी नहीं हैं। अगर आप कह दें कि कोई दक्षिण का भाई हो हिंदी पढ़े, उसे और लोगों की अपेक्षा 50 रुपये ज़्यादा वेतन दिया जाएगा तो सब हिंदी पढ़ने लगेंगे। कुछ मुट्ठी भर ऊंची नौकरशाही के लोग हिंदी लाए जाने के विरोधी हैं, क्योंकि ऐसा होने से नौकरियों पर से उनका एकाधिकार खत्म होता है और उस स्वार्थ के मद्देनज़र वह हिंदी का कोई ना कोई बहाना कर विरोध करते रहते हैं और उसके आने में तरह तरह की बाधाएं डालने का प्रयास भी करते हैं। उनके इसी कुचक्र का फल है कि हिंदी को आज तक उसका उपयुक्त स्थान नहीं मिला। पेरा। गांधी जी सन 1917 में मेरे ज़िले में गए थे। गांधी जी ने गुजराती में अपना भाषण नहीं किया, बल्कि गांधी जी ने हिंदुस्तानी में भाषण किया। गांधी जी ने कहा कि अगले साल मैं चंपारण के लोगों को भोजपुरी में भाषण करते देख लूँगा। जैसा मैंने कहा, हमारी सरकार हमारे मंत्रियों की वजह से नहीं चलती है, बल्कि हमारी सरकार दफ्तर के लोगों से चलती है। यह तो दफ्तरों में जो नौकरशाह लोग बैठे हुए हैं उनसे हमारी सरकार चलती है। आज हकीकत यह है कि थोड़े से ऊपरी सर्विस वाले और थोड़े से हिंदुस्तान के लोग चाहते हैं कि हिंदुस्तान का राज अंग्रेजी भाषा के द्वारा चलाएं। सब जानते हैं कि चीन में सारा कामकाज चीनी भाषा में चलता है। पैरा। श्रीमान, सभी भारतीय भाषाओं को एक दूसरे के निकट लाने के लिए देवनागरी लिपि को अगर सामान्य माध्यम बना लिया जाए तो अत्यंत उपयुक्त होगा। इसके साथ ही साथ अभी कुछ दिन पूर्व जब राष्ट्रीय एकता सम्मेलन हुआ था तो उसमें भी जब यह प्रश्न उपस्थित हुआ कि उत्तर भारत के व्यक्तियों को दक्षिण भारत की एक या दो भाषाएं अवश्य सीखनी चाहिए, तो सौभाग्य से मैं वहाँ उपस्थित था और उस समय भी मैंने इस प्रश्न को उठाया था कि क्या यह आवश्यक नहीं होगा कि जब किसी दूसरी भाषा को सीखा जाए तो लिपि की दीवार बीच में कायम रखी जाए। अगर यह लिपि की दीवार बीच में न रहे तो कम से कम यह लिपि की तो कठिनाई हट जाए और दूसरी भाषाओं के वास्ते भी देवनागरी लिपि हो जाए। उस समय जो अन्य भाषा भाषी थे उन्होंने इस सुझाव को बड़ी प्रसन्नता के साथ स्वीकार कर लिया और मुझे इस बात को कहते हुए प्रसन्नता है कि इस विधेयक में भी इस बात को सम्मान दिया गया है। लेकिन जो एक भय इसके साथ मुझे प्रतीत हो रहा है वह यह है कि इसमें अंकों के संबंध में किसी प्रकार का कोई विशेष संकेत नहीं दिया गया है। ये इस भय शब्द का प्रयोग जानबूझकर मैंने यहाँ किया क्योंकि अभी कुछ दिन पूर्व समाचार पत्रों में मैंने यह पढ़ा था कि नागरी प्रचारिणी सभा की ओर से एक हिंदी कोश प्रकाशित हुआ है। इस कोश की सहायता के लिए भी
भारत के शिक्षा मंत्रालय से कुछ अनुदान दिया जाना था। अब नागरिक प्रचारिणी सभा की अब तक ऐसी परंपरा रही है। उस आधार पर इस कोष में जो अंक थे वह भारतीय अंक थे, लेकिन उन्होंने कहा कि भविष्य में सभी प्रकार की पुस्तकों में अंतर्राष्ट्रीय अंकों का प्रयोग होना चाहिए। पैरा जहाँ तक पहले प्रश्न का संबंध है, जो व्यवस्था दूषित थी, अब सरकार के हाथों में आने से उस व्यवस्था में कुछ संशोधन होगा, इसमें कुछ अधिक संदेह तो प्रतीत नहीं होता, लेकिन फिर भी इतना अवश्य है कि सरकारी मशीनरी को बिल्कुल दूध का धुला हुआ नहीं माना जा सकता है। जो व्यवस्था दूसरे हाथों में थी, सरकार के हाथों में आने से वह सर्वथा समाप्त हो जाएगी, ऐसी बात तो नहीं है, परंतु फिर भी मेरा अपना विश्वास इस प्रकार का है कि सरकार इस संस्था को उसी पवित्र उद्देश्य से चलाने के लिए प्रयत्नशील होगी जिन उद्देश्यों को लेकर इस संस्था की नींव डाली गई थी। जहाँ तक हिंदी की प्रगति का संबंध है, उसके संबंध में तो मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूँ कि सरकार की नीति के लिए इससे बड़ा प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है कि पिछले 12 वर्षों के समय में यह सरकार जिस मंथर गति से चल रही है, मेरा अपना अनुमान है कि हिंदी साहित्य सम्मेलन को अपने हाथ में लेने के पश्चात यह सरकार कहीं उसी प्रकार की दुर्बलता और प्रमादी नीति का हिंदी साहित्य सम्मेलन के जीवन में भी प्रवेश न करा दे। मेरा यह विश्वास है कि इस विधेयक की जिस धारा में यह कहा गया है कि अन्य भाषाओं का साहित्य भी देवनागरी लिपि में प्रकाशित किया जाएगा, वह बहुत हितकर होगा। पैरा हमारे देश का यह एक बहुत बड़ा अभाव था, जिसको कि हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा इस प्रकार पूरा किए जाने का प्रयास किया जाएगा। कुछ दिन पूर्व मैंने इस प्रकार का एक प्रस्ताव भी इस सदन में दिया था। मुझे इस बात को कहते हुए प्रसन्नता है कि मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन जो इसी भारत की राजधानी दिल्ली में हुआ था, उसमें इस बात को स्वीकार किया गया। पैरा सभापति जी, भारतीय स्वाधीनता संग्राम के समय 2 नारे हमारे देशवासियों को सुनने को मिले, एक लखनऊ से और दूसरा इंदौर से। लखनऊ में तिलक ने यह नारा लगाया कि स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, और इंदौर से हिंदी साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष पद से महात्मा गांधी जी ने कुछ समय पश्चात ही यह नारा लगाया कि हिंदी का प्रश्न स्वराज्य के प्रश्न से कहीं अधिक बड़ा है। आगे चलकर ये दोनों नारे साथ साथ मिलकर चले और भारतीय स्वाधीनता संग्राम के दोनों ही अंश बन गए। पैरा श्रीमान, यह देश का सौभाग्य था कि जो साहित्यिक क्षेत्र के नेता थे, वही नेता राजनीति की बागडोर भी अपने हाथ में लेकर चल रहे थे। इसका सुपरिणाम यह हुआ कि जब देश स्वतंत्र हुआ और जब स्वतंत्र होने के पश्चात देश की राजभाषा बनाने का निर्णय होने लगा, तो उसी पृष्ठभूमि में हमने यह निश्चय किया कि स्वाधीन भारत में 15 वर्ष के पश्चात हिंदी राजभाषा घोषित की जाएगी। हिंदी साहित्य सम्मेलन को राष्ट्रीय महत्व की संस्था घोषित करते समय मुझे लगता है कि सरकार के सामने 2 दृष्टिबिंदु थे।
एक तो इसलिए उन्होंने यह मार्ग चुनना स्वीकार किया कि हिंदी साहित्य सम्मेलन की प्रबंध समिति में इतनी अव्यवस्था फैल गई थी कि हिंदी साहित्य सम्मेलन अपने मार्ग से और अपने उद्देश्य से भटक गया था। पर्याप्त दिनों तक प्रतीक्षा की गई कि हिंदी साहित्य सम्मेलन के कार्यकर्ता कुछ सावधानी और समझदारी से काम लेंगे, लेकिन जब वे ऐसा नहीं कर पाए तो विवश होकर सरकार को इस प्रकार की व्यवस्था करनी पड़ी। दूसरी चीज़ यह है कि सरकार ने संविधान में हिंदी को राजभाषा के पद पर आसीन करने के लिए यह निश्चय लिया कि इस कार्य को अपने हाथ में ले और हिंदी की प्रगति को आगे बढ़ाएं। सरकार द्वारा राज्य सरकारों के सहयोग से एक कार्यक्रम तैयार किया जाएगा और उसको शीघ्र कार्यान्वित किया जाएगा ताकि वे आधुनिक ज्ञान के संचार का प्रभावी माध्यम बन सके। एकता की भावना के संवर्धन तथा देश के विभिन्न भागों में जनता में संचार की सुविधा हेतु यह आवश्यक है कि भारत सरकार द्वारा जब राज्य सरकारों के परामर्श से तैयार किए गए त्रिभाषा सूत्र को सभी राज्यों में पूर्णतः कार्यान्वित करने के लिए प्रभावी उपाय किए जाने चाहिए। यह सभा संकल्प करती है कि हिंदी भाषी क्षेत्रों में हिंदी तथा अंग्रेजी के अतिरिक्त एक और भारतीय भाषा के दक्षिण भारत की भाषाओं में से किसी एक को तरजीह देते हुए और हिंदी भाषी क्षेत्रों में प्रादेशिक भाषाओं एवं अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी के अध्ययन के लिए उस सूत्र के अनुसार प्रबंध किया जाना चाहिए। यह बात स्पष्ट होनी चाहिए कि किसी का मंतव्य यह नहीं है कि अंग्रेजी को शिक्षा के क्षेत्र से ही बहिष्कृत कर दिया जाए। अपेक्षा तो इस बात की है कि हमारे कार्यों के लिए अंग्रेजी के प्रयोग की अनिवार्यता न रह जाए। उपयोग की दृष्टि से भी अंग्रेजी वैकल्पिक रूप में पढ़ी जाती रहेगी। अंग्रेजी का स्थान भारतीय भाषाओं को देने से कार्य सरल हो जाएगा तथा भाषा विषयक खाई भी शीघ्र पट जाएगी। अंत में तो कार्य हिंदी में करना ही है, किंतु यह स्थिति एकदम नहीं आ सकती है। अतः अंतरिम काल में सुप्रीम कोर्ट में तथा हाई कोर्ट में हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों का प्रयोग होना चाहिए, किंतु अहिंदी भाषी राज्यों के हाई कोर्टों में वहाँ की प्रादेशिक भाषाओं का प्रयोग भी किया जा सकता है तथा सब जगह एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद करने की पूरी व्यवस्था भी हो। अंत में राजकीय क्षेत्र में अंग्रेजी भाषा हटाई जा सकेगी तथा भारतीय भाषाओं का प्रयोग होने लगेगा। दिसंबर 1946 में संसद के सामने जब राजभाषा संशोधन विधेयक पर विचार हुआ था, तब उसके साथ ही हिंदी के विकास और प्रचार प्रसार, विद्यालयों में हिंदी के अध्ययन, सरकारी नौकरियां में प्रवेश पाने के लिए भाषा ज्ञान की स्थिति आदि के विषय में एक सरकारी संकल्प पर भी विचार हुआ था। विधेयक के साथ साथ वह संकल्प जिस रूप में राज्यसभा तथा लोकसभा द्वारा पारित हुआ, उससे सरकारी नीति की अधिकृत जानकारी हम सबको मिलती है और हिंदी के राजकाज में प्रयोग के बारे में स्थिति स्पष्ट हो जाती है। संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी है और उसके अनुच्छेद 351 के 2 अनुसार हिंदी भाषा का प्रसार, वृद्धि और
उसका विकास करना ताकि वह संपूर्ण भारत की सामाजिक संस्कृति के सब तत्वों की अभिव्यक्ति का सर्वसम्मत माध्यम हो सके, संघ का कर्तव्य है। पैरा यह सभा संकल्प करती है कि हिंदी भाषा के प्रसार एवं विकास की गति बढ़ाने हेतु तथा संघ के विभिन्न राजकीय प्रयोजनों के लिए उत्तरोत्तर इसके प्रयोग हेतु भारत सरकार द्वारा एक अधिक गहन एवं व्यापक कार्यक्रम तैयार किया जाएगा और उसे कार्यान्वित किया जाएगा और उसके लिए किए गए या किए जाने वाले उपायों एवं की गई प्रगति की विस्तृत वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट संसद के दोनों सदनों के पटल पर रखी जाएगी और सभी राज्य सरकारों को भेजी जाएगी। पैरा संविधान की 8वीं अनुसूची में हिंदी के अतिरिक्त भारत की 14 मुख्य भाषाओं का भी उल्लेख किया गया है और देश की शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक उन्नति के लिए यह आवश्यक है कि इन भाषाओं के पूर्ण विकास के लिए सामूहिक उपाय किए जाने चाहिए तथा तभी हिंदी राष्ट्रभाषा बन सकती है। पैरा यह सभा संकल्प करती है कि हिंदी तथा सभी भारतीय भाषाओं का समन्वित विकास हो। स्टॉप।